बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे। हम दो क्लास ले लिए, जिसमें हम पहले क्लास में अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ाए और दूसरे क्लास में हम सूचक के बारे में पढ़ाए और तीसरे क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो आइए हम तीसरी क्लास में क्या पढ़ेंगे वह शुरुआत करते हैं। तो तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ हम अगर आइए हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। एक पीएच मान के बारे में पढ़ते हैं। पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन में आता है कि पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। ऐसे आता है कि आप पीएच स्केल से क्या समझते हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता। देखिए मान लीजिए भाई पानी और इसमें कोई विलयन है, इसमें हम H+ आयन उपस्थित होता है, उसको हम पता करते हैं। तो H+ आयन जो होता है उसको पता करने की क्रिया को ही जो H+ आयन पता करता है उसे ही हम पीएच स्केल कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की आयन की, हाइड्रोजन के आयन आयन की सांद्रता ज्ञात किया जाता है। आयन की सांद्रता ज्ञात किया जाता है। यानी किसी विलयन में उपस्थित H+ यानी हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। माने करने के लिए, सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी कहने का मतलब होता है, जिस देखिए पीएच स्केल क्या होता है, हम मापते थे ना कि ये इस तरह 7 से अधिक होगा तो क्षार कहलाएगा, और 7 से कम होगा तो अम्ल कहलाएगा, और जब 7 के बराबर होगा तो लवण कहलाता है। तो वही पीएच स्केल होता है जो कि अम्ल, क्षार और लवण बताता है। तो पीएच स्केल क्या होता है, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता, उसमें हाइड्रोजन है या नहीं, है तो उस पर कौन आयन है, वही ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। तो हम पीएच स्केल का परिभाषा क्या लिखे, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यही एक पढ़ना था। तो पीएच स्केल का खोज किसने किया था, हम कल बताए थे, इससे पहले क्लास में बताए थे। पीएच स्केल का खोज नोट में लिख लीजिए, पीएच स्केल का खोज 1909 में 9 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो पूछा जाता है कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो पीएच स्केल का खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी
1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किया था। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आप लोग जानते होंगे। आइए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम यह पढ़े कि पीएच स्केल क्या होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? तो 1909 में किया था। अब आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछ दिया है। तो आइए हम उस क्वेश्चन को बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि देखिए, जब हम पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखा है। तो देखिए तांबे एवं पीतल या तांबे के बर्तन में, देखिए पीतल, क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में हम खट्टे एवं यानी बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं? दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में हम दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं, यानी अम्लीय पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। तो देखिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि मौजूद जो पीतल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है, क्योंकि हम दही एवं खट्टे पदार्थ अम्ल होता है और इसमें कोई भी अम्ल पाया जाता है। जैसे कि दही में लैक्टिक कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिस अम्ल पाया जाता है। और जो पीतल या तांबे के बर्तन से अभिक्रिया कर लेता है जिसके कारण बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ जो होता है वह जहरीला होता है, यानी उस खाने लायक नहीं रख सकता है। यानी हम अपने मन से लिखे तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो ऐसे लिखिए, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है क्योंकि, लिखिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होता है जो पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया कर पीतल एवं तांबे से अभिक्रिया कर भोजन को, जो बर्तन है तांबे के बर्तन, देखिए पीतल तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है क्यों? पीतल तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होता है और जो पीतल तांबे से अभिक्रिया करता है, इसी के कारण जब हम दही एवं खट्टे पदार्थ रखते हैं, यानी दही एवं खट्टे पदार्थ पीतल तांबे के बर्तन में रखते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तन में रखते हैं, तो पीतल तांबे के बर्तन में रखते हैं
तो भोजन जहरीला हो जाता है। भोजन क्या होता है? जहरीला होता है। भोजन भोजन जहरीला रीला हो जाता है। हो जाता है। इसलिए 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 पीतल एवं तांबे के बर्तन में पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है। नहीं रखा जाता है। यानी देखिए क्वेश्चन था कि पीतल या तांबे के बर्तन में, पीतल हो या तांबा हो, उसके बर्तन में हम दही एवं खट्टे पदार्थ, दही हो गया जो हम दूध से दही बनाते हैं, खाटा मान लीजिए कोई इमली हो गया, कुछ भी हो गया खाटा पदार्थ, उसको हम क्यों नहीं रखते हैं पीतल या तांबे के बर्तन में? तो इसका वजह क्या है यह बताना है। तो देखिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में हम दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि हम जानते हैं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो दही में खट्टे पदार्थ अम्ल उपस्थित होता है, और जो पीतल एवं तांबे से अभिक्रिया कर लेता है, जो पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया कर देता है, और जिसके कारण हम उसमें भोजन रखते हैं तो वह जहरीला हो जाता है। इसी के कारण पीतल तांबे के बर्तन में हम दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। तो हम आशा करता हूँ कि यह आप लोग समझ लिए होंगे। तो क्या इसमें साफ बात है, जब हम दही और खट्टे पदार्थ को हम पीतल तांबे के बर्तन में रखते हैं तो वह बर्तन से अभिक्रिया कर लेता है, तो हम चूंकि हम जानते हैं दही और खट्टे पदार्थ में अम्ल हो जाता है, और जिसके कारण भोजन जो होता है जहरीला हो जाता है। इसलिए उसमें हम बर्तन में पीतल या तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग जान चुके हैं, यह आपको समझ में आ गया। तो हम पहले पढ़े पीएच स्केल क्या है। तो किसी विलयन में H प्लस आयन उपस्थित है या नहीं, उसको पता लगाने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था। पीतल तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है? तो पीतल तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि दही और खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होता है, जो पीतल तांबे के बर्तन से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण दही एवं खट्टे पदार्थ जिसके कारण दही एवं खट्टे पदार्थ पीतल तांबे बर्तन में रखने पर भोजन जहरीला हो जाता है। इसलिए पीतल तांबे के बर्तन में हम दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। यही क्वेश्चन था जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया था, तो इसलिए हम क्वेश्चन करा दिए। अब आइए हम क्या पढ़ते हैं। अब आइए कुछ हम बताते हैं, कुछ हम क्या पढ़ेंगे। तो हम कुछ ऐसे बताते हैं जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। अम्ल और क्षार एवं लवण में सबसे इम्पोर्टेंट अब आ रहा है टॉपिक। तो आइए हम उस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। कुछ पाउडर के बारे में बता रहे हैं, कुछ आइए अब हम पढ़ाते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए पहला है कि आइए हम टॉपिक नंबर 1 चालू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए। टॉपिक नंबर 1 है कि विरंजक चूड़, यानी विरंजक चूड़ क्या होता है। विरंजक चूड़ के बारे में पढ़ेंगे। अब आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, विरंजक चूड़ क्या होता है, या इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। देखिए इसको परीक्षा में विरंजक चूड़ पूछे या ब्लीचिंग पाउडर पूछे, यह दोनों जो है ये एक ही है।
या मान जाइए कि एक लड़का है, उसका नाम मंगरू और दूसरा नाम चिंटू है, तो हम दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, तो उसी तरह यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति का नाम है, उसी तरह समझ लीजिए। तो आइए हम विरंचक चूड़ के बारे में पढ़ते हैं। विरंचक चूड़, यहाँ टॉपिक डाल लीजिए विरंचक चूड़। विरंचक चूड़, चूड़ क्या होता है, देखिए विरंचक चूड़ क्या होता है कि इसका रासायनिक नाम पहले जान लीजिए। इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम यानी COC, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaO Cl2, जैसे कि कैल्शियम, इसको हम ऑक्सी कहते हैं, इससे हम क्लोराइड कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी, ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड होता है, होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। यह पहले नंबर पूछेगा। अब कहेगा कि इसको कैसे बनाया जाता है, यहाँ कैसे बनता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर, यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, यानी कोई शुष्क बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग इससे इसके पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। शुष्क बुझे चूने का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है CaOH के होल 2। अब प्लस कहता है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस यानी Cl2, यानी क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कैल्शियम विरंचक चूड़, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O देता है। यानी कहने का मतलब होता है कि देखिए विरंचक चूड़ क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको कैसे बनाया जाता है? तो जब शुष्क बुझे हुए चूने पर, जब शुष्क, रुकिए पहले हम इसको बनाने के, इसको है रासायनिक नाम मिटा के दीजिए। देखिए जब शुष्क बुझे हुए चूने पर, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर, चूने पर क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित करते हैं, तो जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो शुष्क बुझे हुए चूने क्या होता है? CaOH के होल 2 होता है। CaOH के होल 2 होता है। यह मान जाइए कि यह शुष्क बुझा हुआ चूना है। आज शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस यानी Cl2 होता है, Cl2 होता है। जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंचक चूड़ का निर्माण होता है। विरंचक चूड़ का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसमें यह नहीं पूछता है कि विरंचक चूड़ का निर्माण, पूछता है लेकिन दीर्घतलीय में सभी पूछता जाता है। पूछेगा कि विरंचक चूड़ का क्या है, विरंचक चूड़ कैसे बनाया जाता है, विरंचक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है, विरंचक चूड़ का सूत्र क्या होता है। ये से 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन 2 नंबर में यह नहीं पूछा जाता है कि विरंचक चूड़ कैसे बनाया जाता है। विरंचक चूड़ का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र यह पूछता है। तो हम पढ़ लेते हैं कि विरंचक चूड़ क्या है। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंचक चूड़ का निर्माण होता है। जैसे देखिए, जैसे मान जाइए कि शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है? CaOH के होल 2 है।
अब प्लस क्लोरीन गैस Cl2 है। जब इसको हम आपस में अभिक्रिया कराते हैं, जब जोड़ते हैं, तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आ प्लस H2O बनता है, यानी विरंजक चूड़ आ प्लस जब बनता है विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ चूड़ आ प्लस जल बनता है। यानी जब शुष्क बुझे हुए चूने पर शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। मान जाइए शुष्क बुझा हुआ चूना यह है और क्लोरीन गैस Cl2 यह है। जब इसको आपस में जोड़ते हैं यानी अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O यानी विरंजक चूड़ प्लस जल का निर्माण होता है। तो हम परीक्षा में पूछेगा कि विरंजक चूड़ का निर्माण कैसे होता है, तो हम बताएंगे जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। हम जैसे में बता देंगे यह समीकरण लिखकर। तो मैं आशा करता हूँ कि विरंजक चूड़ के बनाने का विधि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम इसका रासायनिक नाम और रासायनिक नाम के सूत्र को हम पढ़ते हैं। यानी इसका रासायनिक नाम क्या है और सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। तो अब आइए इसका नोट में डाल लीजिए। नोट में इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम कैल्शियम, कैल्शियम सियम ऑक्सी ऑक्सी क्लोराइड है, क्लोराइड है, क्लोराइड है, जिसका सूत्र, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है, सूत्र होता है, यानी इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और जिसका सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaCl2 होता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यह दो दो जो है दिया है कि कहेगा कि विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन में दे दिया होगा तो हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहाँ दिया है, बहुत बार पूछा है। अब विरंजक चूड़ का सूत्र इनमें से कौन है, तो CaCl2 होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना तक आप लोग समझ लिए होंगे। पहले हम क्या समझे तो विरंजक चूड़ बनाने का विधि क्या है। जब शुष्क पूरे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। विरंजक चूड़ के जैसे में हम समझा दिए शुष्क बुझा हुआ चूना यह है प्लस क्लोरीन गैस यह है, और जब इसको अभिक्रिया कराए तो विरंजक चूड़ और जल का निर्माण हुआ। अब हम पढ़े नोट में, कुछ नोट में इम्पोर्टेंट था जो कि हमको पढ़ना था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसका सूत्र क्या है तो CaCl2 होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना तक आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए इससे हम आगे बढ़ते हैं, यानी इसको बनाने इसका गुण क्या है और इसका उपयोग क्या है यह पढ़ते हैं। अब आइए इसका गुण, विरंजक चूड़ का गुण और इसका उपयोग पढ़ते हैं। विरंजक चूड़ का गुण क्या है, विरंजक चूड़ का निम्नलिखित निम्नलिखित लिखित निम्नलिखित गुण है। यानी इसमें पूछता है कि विरंजक चूर्ण का गुण क्या है, तो हम लिखे विरंजक चूर्ण का निम्नलिखित गुण है। तो कौन कौन गुण है, तो पहले हम लिखेंगे यह पीला होता है। यह क्या होता है, पीला होता है, पीला। यानी विरंजक चूर्ण क्या होता है, पीला होता है, पीला होता है। और दूसरा में हम लिखेंगे कि ठंडे जल में विलय है। यानी यह ठंडे जल में जल में विलय करता है, विलय होता है, यानी यह ठंडे जल में विलय होता है। और तीसरा गुण यह है कि वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है, यानी उसको हम वायु में खुला कर देते हैं,
जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है यानी विरंजक चूर्ण होता है, इसको हम खुला वायु में छोड़ देते हैं तो यह क्लोरीन गैस देता है। तो जब खुला वायु में, जब खुला खुला वायु में छोड़ देते हैं, छोड़ देते देते हैं तो यह क्लोरीन गैस देता है, यह क्लोरीन क्लोरीन गैस देता है, गैस देता है। यानी इसको हम खुला माने मैदान में छोड़ देते हैं तो यह क्लोरीन गैस यानी Cl2 देता है। तो आप लोग इसका गुण भी जान चुके हैं, इसका गुण क्या है। तो कहेगा परीक्षा में कि विरंजक चूर्ण का गुण बताए, तो विरंजक चूर्ण का निम्नलिखित गुण भी, पहला गुण कि यह पीला होता है, यह ठंडे जल में विलय होता है, यह इसको खुला छोड़ देने पर, खुला मैदान में छोड़ देने पर यह क्लोरीन गैस देता है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछेगा कि विरंजक चूर्ण को हम खुला वायु में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो यह Cl2 यानी क्लोरीन गैस देता है। अब आइए इसका हम उपयोग पढ़ते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। तो हम गुण पढ़ लिए। तो ये पीला होता है, ठंडा होता है, इसको खुला वायु में छोड़ देते हैं तो यह क्लोरीन गैस देता है। अब आइए इसका हम उपयोग पढ़ते हैं। तो इसका निम्नलिखित उपयोग है, विरंजक चूर्ण का निम्नलिखित उपयोग उपयोग है। पहला उपयोग देखिए, पहला उपयोग यह है कि वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग माने जहाँ कपड़ा बनता है, उद्योग में माने वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कपड़ा वाला उद्योग में। और दूसरा है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। कागज उद्योग में किया जाता है। और तीसरा है कि पेयजल को शुद्ध करने में, यानी पेयजल कहने का मतलब होता है कि जल को शुद्ध करने में, जब हम जल में इसको डाल देंगे विरंजक चूर्ण को तो जल शुद्ध हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, पेयजल को शुद्ध करने में देखिए पहला उपयोग है कि वस्त्र उद्योग में जहाँ कपड़ा का बड़ा फैक्ट्री हो वहाँ किया जाता है। नहीं उसको आप नहीं देखे हैं, जो कपड़ा में रख देते हैं तो वह बहुत गमकने लगता है, यानी बहुत सुगंध देने लगता है। अच्छा, तो उसे ही व्यंजक चूर्ण कहते हैं। उसको हम वस्त्र उद्योग में उपयोग करते हैं, उसको हम कागज उद्योग में उपयोग करते हैं और पेयजल को शुद्ध करने में उपयोग करते हैं। तो यह जो होता है, यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ से 2 नंबर 5 नंबर दोनों फिक्स हो गया। पहला पूछेगा कि 5 नंबर में कि विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण के बनाने का विधि क्या है, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। तो 5 नंबर ये इससे पूछा जाता है। और 2 नंबर में यह पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का क्या उपयोग है। तो हम लिखेंगे विरंजक चूर्ण का निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, पेयजल को शुद्ध करने में, यहाँ 3 उपयोग है। अब आइए हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण समाप्त हो गया। विरंजक चूर्ण के बारे में क्या पढ़े, तो विरंजक चूर्ण बनाने का विधि पढ़े, तब इसका रासायनिक नाम पढ़े, तब रासायनिक सूत्र पढ़े, तब इसका गुण पढ़े, तब इसका उपयोग पढ़े। यही आप लोग को पढ़ना है। अब आइए हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा क्या होता है। देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है, देखिए पहले इसका रासायनिक नाम पढ़ लेते हैं। इसका रासायनिक नाम यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है,
यानी सोडियम का Na होता है, हाइड्रोजन का H होता है, और सोडियम देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है CO3 होता है, यानी NaHCO3 यही होता है सोडियम, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यही होता है इसका रासायनिक नाम। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखेंगे, इसका रासायनिक सूत्र बोलेगा तो हम यह लिखेंगे, रासायनिक नाम बोलेगा तो सोडियम सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट होता है। अब पूछ देगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक रासायनिक सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र पहला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी NaH सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेट का आप लोग जानते हैं CO3 होता है। इसका हम रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सूत्र क्या होता है NaHCO3 होता है। अब आइए इसका हम उपयोग पढ़ते हैं, एक बार के उपयोग पढ़ते हैं, क्योंकि इससे बाहर आप लोग को आपसे नहीं पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, जो पूछा जाता है हम वह बता रहे हैं, कम टाइम है इसलिए। तो अब आइए हम इसका उपयोग पढ़ते हैं, उपयोग 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 क्या है, देखिए पहला उपयोग यह है कि इसका उपयोग बैंकिंग पाउडर में किया जाता है। पहला उपयोग इसका उपयोग बैंकिंग पाउडर में किया जाता है, पाउडर में किया जाता है। और दूसरा है कि इसका उपयोग पेट दर्द रोकने में के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पेट दर्द को ठीक करने में किया जाता है, ठीक करने में किया जाता है। यानी जब पेट दर्द करेगा, पेट में दर्द होगा, तो इसका उपयोग किया जाता है, बैंकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है यह प्राकृतिक क्षारीय होता है। इसका गुण में लिख लीजिएगा थोड़ा मोड़ा गुण है कि यह प्राकृतिक क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। तो हम पहले क्या पढ़े, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सूत्र क्या होता है NaHCO3 होता है। इसका उपयोग में पढ़े कि दो उपयोग है, इसका बैंकिंग पाउडर में कहता है, इसका उपयोग पेदर को साफ करने में कहता है। यह प्राकृतिक से क्षारीय होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना तक आप लोग बैंकिंग सोडा के बारे में याद कर लीजिएगा। यहाँ से 2 नंबर पूछा जाता है, पूछा भी जाता है और नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि पूछा जाता है। अब आइए हम इसको हम समाप्त करते हैं, यानी अब इतना पढ़ के हम विराम देता हूँ कि इसलिए कि अब कल से हम आराम से पढ़ेंगे। आज हम पढ़े विरंचक चूर्ण के बारे में और पढ़े बैंकिंग सोडा के बारे में, और कल पढ़ेंगे हम धोना सोडा और हम धोना सोडा पढ़ेंगे, और कल POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे कल, तो और हम कल पढ़ेंगे कुछ रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रासायनिक पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ाएंगे। रासायनिक पदार्थ देंगे और रासायनिक सूत्र बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह विरंचक चूर्ण और बैंकिंग सोडा आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो कल हम पढ़ेंगे धोना सोडा और POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कुछ बेसिक हम पदार्थ बताएंगे और उसका सूत्र बताएंगे। तो इतना पर ध्यान देता हूँ। जय हिंद।